आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि रियल नंबर्स इस चैप्टर 1 जो है क्लास 10 मैथ्स का, इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो ये समझेंगे क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हो गई हैं, वो भी समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक वाइज उसका इंट्रोडक्शन है, जैसे एक्सरसाइज 2.2 है उसका इंट्रोडक्शन वो समझेंगे, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज जो ये चैप्टर 1 है बेसिकली रियल नंबर्स, ये एक थोड़ा सा पहले भी छोटा ही चैप्टर था, बड़ा चैप्टर नहीं था, पहले भी ये एक छोटा चैप्टर था। लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें कुछ चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। जैसे रिड्यूस हुआ, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा रिड्यूस हो गया आपका। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ साथ क्या रिडक्शन हुआ है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी रिड्यूस हो गया है। तो ये दो चीज़ें नहीं पढ़नी है। और क्या चीज़ पढ़नी है, तो आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 तो 1.1 तो पढ़नी नहीं है, 1.2 पढ़ना है। और 1.2 किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले आप ये जरा समझ लें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने को मिलेगा, साथ में एक्सपोनेंट्स के पावर्स का एडिशन या इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो जब हम वो सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हैं, पी बाई क्यूज, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लें तो ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। रिलेशन अमंग द एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स, दो नंबर्स अगर गिवन है, आप उनका एलसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कौन से क्वेश्चंस होते हैं। और साथ में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, है ना। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, जो बुक में थ्योरम गिवन है वो क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर। क्या कह रहे हैं कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे, लेकिन जो इनका ऑर्डर है, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने का जो ऑर्डर है, या प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर बेसिकली समझ लीजिए, वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। समझे, एक एग्जाम्पल ले लें, समझ में आ जाएगा क्या। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 84 ले लिया मैंने, ठीक है। अब 84 का अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं, 2, 3, 5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों ये प्राइम नंबर है, 2 क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल है और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल है। तो ऐसे वो सारे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो जरा इसको 84 को प्राइम नंबर से फैक्टराइज करिए। सबसे पहला मैंने नंबर ले लिया 2, आप कुछ और भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो। मैंने 2 लिया, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो एक इवन नंबर है, तो मुझे लगता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 2 ले लिया। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा। फर्दर मैंने यहाँ पे 2 और लिया और 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। फर्दर 21 है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से 7 टाइम्स, और फिर 7 से मैंने कहा कि 1 टाइम कर लिया। तो 84 को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 84 को मैं लिख सकता हूँ इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं बेसिकली, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है, 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है, क्लियर है। अब किसी स्टूडेंट ने ये पूछ दिया, सर ये 2 × 2 है तो क्या हम इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, क्यों नहीं लिख सकते। ये 2 का स्क्वायर है इंटू 3 का पावर 1 और ये 7 टू द पावर 1 है। आप चाहे इस फॉर्म में लिखिए, आप चाहे इस फॉर्म में लिखिए, दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गए हमारे यूनिक नंबर्स या यूनिक प्राइम्स बोल सकते हैं आप इनको। ये जो हैं, ये जो आए हैं 2, 2, 3 और 7, ये यूनिक हैं।
क्यों यूनिक है बेटा? अच्छा देखिए, मैंने कहा 84 को कोई और स्टूडेंट ऐसे करता कि वो सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड करता, ठीक है, 3 से फैक्टराइज करता, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, उसके बाद ये करता 7 से, तो 7 4 जा 28, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। तो 84 को कोई दूसरा स्टूडेंट या आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, यू कैन राइट इट एज 3 इंटू 7 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्या प्राइम फैक्टर्स भी चेंज हुए? नहीं चेंज हुए। प्राइम फैक्टर्स देखिए वही है, ये 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 7 और यहाँ पे भी 7 है। तो प्राइम फैक्टर्स तो यूनिक आए, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये वाली बात समझ में आ गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, आप उसको का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। वो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उस कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस क्या चीज़ का डिफरेंस होगा कि जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं, समझते हैं कि इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। तो मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 12 ले लिया, और मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया 20, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करिए, एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से किया तो ये 6 टाइम, 2 से किया तो 3 टाइम्स, 3 से किया तो 1 टाइम। तो 12 कैन बी रिटन एज व्हाट? इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, या आप इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 लिखेंगे। 20 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, मैंने कहा आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करके बताइए। तो आप इसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ यू विल फाइंड द एचसीएफ? ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों फैक्टर्स जो हैं, मतलब इस 12 का फैक्टर और इस 20 का फैक्टर, इन दोनों फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है ना, सिर्फ उसको ही लेना है। यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 को ही लेना है। ये 3 और 5 को छूना ही नहीं है, आपको छूना ही नहीं है। एचसीएफ फाइंड आउट करते समय जो चीज़ कॉमन ना हो उसको नहीं छूना, है ना। तो यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिख लिया। अब बात होती है पावर्स की। अब इन पावर्स का क्या करना है? चूंकि यहाँ पावर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पावर डिफरेंट होते, मान लीजिए 2 की पावर 2 होता और एक जगह 2 की पावर 5 होता, आप कौन सा पावर लेते? आप जो लीस्ट पावर है वो लेते। तो यहाँ पे तो सेम है, तो मैंने क्या ले लिया? 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। इसका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। बात समझ में आ गई? 4 एचसीएफ आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि एलसीएम फाइंड आउट करिए, तो एलसीएम के केस में क्या होगा? आपको जो कॉमन है वो तो लेने ही लेने हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो कॉमन यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए अगर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होते तो और कुछ ऐसा केस होता कि 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 5 आया होता, तो आप ये मैक्सिमम पावर वाली चीज़ लेते, ठीक है, फिर आप इसको ना छूते। लेकिन यहाँ पे सेम है तो 2 का स्क्वायर ले लिया, फिर मुझे 3 भी लेना पड़ेगा और मुझे 5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है? 60, है ना। टेबल याद होनी चाहिए, 60। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गए? एचसीएफ आ गया, और ये हमारा आ गया एलसीएम। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, मान लीजिए 3 नंबर गिवन होता तो भी आप फाइंड आउट कर लेते, आगे चल के अभी हम देखेंगे। 2 नंबर गिवन है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि इस 12 के, ये 12 के जो फैक्टर्स आए इनके एक्सपोनेंट के सम क्या हैं। तो देखिए बेटा, 2 का पावर 2 है तो ये एक एक्सपोनेंट है 2, और 3 की पावर 1 है तो इसका एक एक्सपोनेंट है 1, तो टोटल इसके एक्सपोनेंट का सम क्या है? 3 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, बस आप देखते जाइए कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अब एक चीज़ और है जो है कि 2 नंबर्स का अगर आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो उनके बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है ज़रा देखिए कि अगर आपके पास एचसीएफ है और अगर आपके पास एलसीएम है एंड यू हैव 2 नंबर्स,
और ये दो नंबर्स कौन है? अननोन नंबर्स नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर नहीं है, ये वही दो नंबर्स हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड आउट किया है और जिसका आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया है। अभी ये दोनों नंबर जो इसका अभी हमने फाइंड आउट किया ये 12 और 20 थे, ठीक है। एचसीएफ क्या है हमारा इस केस में 4 और एलसीएम क्या है हमारे इस केस में 60, यही तो आया है ना। 12 और 20 दो नंबर्स हैं जिसका हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया तो 4 आया, एलसीएम फाइंड आउट किया तो 60 आया, और दो नंबर्स हमें गिवन है 12 और 20, ठीक है। आप जरा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लीजिए, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 4 × 6 24, मतलब 240 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, और इस 12 और 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप, 12 × 2 24 होता है, 0 है तो 240 हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ये दो नंबर्स कौन से हैं? ये वही नंबर है जिसका आपने एचसीएफ फाइंड आउट किया है और एलसीएम फाइंड आउट किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस्ड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मान लीजिए एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, एक नंबर दे दिया, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और ये कॉन्सेप्ट हो गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेके। एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये तो हमने अभी सॉल्व भी कर लिया कि अच्छा नहीं ये नहीं सॉल्व किया, 6 और 20 है ये, है ना, 6 और 20, और ये हमसे कह रहे हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है। डायरेक्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या आपके लिए दिक्कत का काम है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। 20 को किया था अभी तो हमारा क्या आया था? 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम, तो 20 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5, दैट इज 2 की पावर 2 × 5, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या देखते हैं? हाईएस्ट, मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो देखते हैं, है ना। कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दूसरे कलर से कर दो। अच्छा लाइए दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है, तो 2 तो आएगा ही यहाँ पे। लेकिन पावर दोनों की डिफरेंट है। मैंने क्या बताया था? जो लोवेस्ट पावर होगी वो लेंगे बेटा। यहाँ लोवेस्ट पावर क्या है? 1 है, तो 2 की पावर 1, दैट इज 2 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 का स्क्वायर। ये यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर वाला लेंगे। और क्या लेंगे? जो बचे हुए नंबर्स हैं, ये 3 और ये क्या है? 5 है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 5 ज़ा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो क्या एचसीएफ आ जाता है इसका? 60, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सॉरी, एलसीएम क्या आ जाता है? 60 आ जाता है। ये चीज़ एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको ये दो नंबर्स और दिए हैं, कह रहे हैं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 104 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। आपको क्या करना है? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 404 का भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और जो अभी रिलेशन मैंने बताया उस रिलेशन की हेल्प से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा, अगर आप 96 को फैक्टराइज करें, 96 को, तो देखिए आप इसे किससे कर सकते हैं? सबसे पहले 2 से करिए। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। फर्दर आप 2 से इसे करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फर्दर फिर 2 से अगर आपने किया तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो ये कितने पावर है? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 है इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से 404 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये 4 से, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम नंबर से ही करने हैं ना, तो 2 से करेंगे तो 2 से 2 टाइम्स 0 2, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 0 1, और ये 101 क्या है? व्हाट इज 101? 101 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? ये प्राइम नंबर है 101, तो ये 1 टाइम ही जाएगा,
है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ वैल्यू आने वाली है, देखिए ये 2 का स्क्वायर इंटू 101 आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में बेटा। तो SCF फाइंड आउट करना है, SCF मैंने अभी बताया SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन है वो चेक करिए। देखिए यहाँ 2 की पावर 5 है, 3 है, यहाँ 2 की पावर स्क्वायर है और 101 है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। मसला फंसता है इनके पावर्स का, है ना, मसला इनके पावर्स का फंस रहा है कि क्या होगा, कौन सा पावर, मैंने क्या बताया, लीस्ट पावर लेनी है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4, एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर, सॉरी एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया, एलसीएम तो अब फाइंड आउट करेंगे ना, तो फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एचसीएफ क्या है बेटा 4 है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कौन से नंबर, 96 इंटू 101, ठीक है, 96 इंटू 404, सॉरी 96 इंटू 404, ये 4 को इस साइड ले आइए तो LCM विल बी इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। इस 4 से ये अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ बचेगा 101 और 96 इंटू 101 इज वॉट 96, ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया या नहीं आ गया। तो सिंपल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है, कंसीडर करना है एक नंबर जो है 4 टू द पावर n। ठीक है, दूसरा n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है कि नहीं, काउंटिंग वाले नंबर्स को ही तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कोई एक ऐसी वैल्यू के लिए चेक करना है फॉर विच n 4 टू द पावर n एंड्स विद अ डिजिट 0। 4 टू द पावर n किससे एंड करे, 0 डिजिट से। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 4 टू द पावर 1 मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो ये क्या आएगा 4 आएगा। 4 टू द पावर 2 मैंने n की वैल्यू 2 ली तो 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, है ना, यूनिट डिजिट पे 6 आया, यहाँ यूनिट डिजिट पे 4 है। इसी तरह मैंने 4 टू द पावर 3 किया तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 6, 2 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 4 आ गया, है ना। तो ऐसे ही मुझे n की कोई एक ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसकी वजह से n की कोई एक ऐसी वैल्यू पता करिए कि जिसकी वजह से यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 0 आ जाए। तो ऐसी कोई संभावना है क्या, पता नहीं, देखते हैं, पता करते हैं। तो यूनिट प्लेस पे 0 वाले नंबर्स कौन होते हैं, थोड़ा बेटा ये बताइए, यूनिट प्लेस पे 0 वाले नंबर्स कौन होते हैं। किसी ने कहा सर 100, किसी ने कहा सर 10, किसी ने कहा सर 20, किसी ने कहा सर 30। ठीक है, अलग यही तो नंबर्स हैं, आप और भी ले सकते हैं। मैंने 10 का एग्जांपल लिया, 10 को मैंने फैक्टराइज किया। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 5 टाइम्स, 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम। 20 को फैक्टराइज किया मैंने, तो 2 से किया 10 टाइम्स, 2 से किया 5 टाइम्स, 5 से किया 1 टाइम। 30 को भी मैंने फैक्टराइज करके देख ही लिया कि 30 को जब फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं तो क्या होता है। देखिए 3 से कर दें तो ये 10 टाइम्स, 2 से कर दें आप तो इसे 5 टाइम्स और 5 से कर दें 1 टाइम। हम क्या चीज़ देख रहे हैं, एक यूनिक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो इनके फैक्टर्स हैं वो ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5, हर बार 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के अगर 0 है ना, तो उसका एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा। बात समझ में आ गई भाई, यही चीज़ तो देखी हमने। देखिए 10 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 5 मिला, है ना। 20 को हमने किया तो 2 इंटू 5 मिला। 30 को हमने किया तो 3 इंटू 5 मिला। सारी चीज़ों को छोड़िए, आप इस चीज़ को देखिए कि कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये 5 तो है ही ना, 5 है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो उसका एक फैक्टर तो 1 होने वाला है ना। आप जरा 4, ये 4 है, ये n को भूल जाइए, है ना। 4 टू द पावर n है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 4 और इसके पावर लेता हूँ n।
अब इस n को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप इस नंबर को सिर्फ 4 को लीजिए। तो 4 को अगर आप फैक्टराइज करें तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 4, 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स और 2 से करेंगे 1 टाइम। तो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 है। इसमें क्या 5 है, 5 है क्या 4 के फैक्टर में, नहीं है ना। तो n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, n की कोई भी ऐसी वैल्यू, ये 1 2 3 4 5 700 200 300 कुछ भी ऐसे आप कर लीजिए, कोई भी n की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसकी वजह से यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है, क्योंकि जो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर है और इसमें कोई 5 नहीं है ना, कोई भी क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं होगा जिसकी वजह से ये 4 टू द पावर n का यूनिट प्लेस 0 हो जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके स्टेटमेंट्स भी लिख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, ये था मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये समझा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, उस पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को भी हमने ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 10 मैथ्स की पूरी सीरीज़ मिलेगी जहाँ पे हम NCERT और अलग अलग रेफरेंस बुक साथ में PYQs को भी सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।